गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी पर आए हुए विविध आवरण और उनकी मानव जीवन पर होने वाले असर या प्रभाव बताइए। यानी जो आवरण पृथ्वी पर, कितने आवरण हैं पृथ्वी पर, आपको पहले भी मैंने बताया है। सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर कितने आवरण आए हुए हैं? पृथ्वी पर 4 आवरण हैं: मृदा आवरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण। मृदा आवरण क्या है? हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदा आवरण के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, मृद अर्थात मिट्टी, आवरण अर्थात सतह या परत पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी और ठोस पदार्थों का बना है, जिस कारण उसे घनावरण या शिलावरण के रूप में भी पहचाना जाता है। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग 29% भाग रोकता है। यानी मृदा आवरण किसे कहते हैं? मृदा आवरण होता है जिस पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं या जिसको हम अपने उपयोग में लेते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम मृदा आवरण कह सकते हैं। ठीक है, तो मृदा आवरण पर छोटे बड़े पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आए हुए हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। अब मृदा आवरण की आवश्यकता क्यों होती है? यदि मृदा आवरण न हो तो हम अपना मकान किस पर बनाते? पीने का पानी, भोजन के लिए, खेती, उद्योग धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल में ये सब मृदा आवरण के बिना असंभव है। यदि मृदा आवरण नहीं होता तो हम रह नहीं सकते थे। कहाँ रहते हम? हमारे रहने के लिए कोई जगह बचती? कोई भी जगह हमारे रहने के लिए नहीं बचती। तो उसके लिए क्या होता है? हमारे लिए मृदा आवरण बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद है, मृदा आवरण के बाद आता है हमारा जलावरण। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम जलावरण कहते हैं। जैसे मृदा आवरण किसको कहा जाता है? जो पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम मृदा आवरण कहते हैं। और जो पृथ्वी के नीचे यानी भूगर्भ में जितने भाग पर पानी का हिस्सा आया हुआ है, जल का हिस्सा आया हुआ है, उसको हम जलावरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। यानी जितने भाग पर हम रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा, दुगना भूभाग पर, बहुत ज़्यादा भाग पर जलावरण है। यानी जल ही जल है। यानी जल लगभग 71% भाग जल का ही है, जिसमें महासागर आदि आए हुए हैं। इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के रूप में पहचाने जाते हैं। पानी पर जितना पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97.1 जितना पानी समुद्रों में आया हुआ है। शेष पानी लगभग 3/4 भाग पानी दोनों ध्रुवों तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ़ के रूप में आया हुआ है। बर्फ़ के रूप में कैसे आया हुआ है? पर्वतों पर जैसे हिमालय है उस पर बर्फ़ की हिम नदियाँ बन जाती हैं, बर्फ़ जम जाता है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है या ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वो बर्फ़ पानी के रूप में पिघलकर नदियों का रूप ले लेता है। शेष पानी नदियों, सरोवर के रूप में संग्रहित है। पानी, पीने लायक पानी बहुत ही कम है। सजीव को जीवित रखने के लिए मीठा पानी आवश्यक होता है।
इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा के लिए वाष्प समुद्रों में से आती है। पीने लायक पानी, मनुष्य के लिए मीठा पानी जिसको बोलते हैं, वो पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में बचा है। समुद्रों से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, उसी प्रकार समुद्रों में जीव सृष्टि आई हुई है। जैसे पृथ्वी पर सजीव बसते हैं, वैसे ही समुद्रों में भी समुद्री जीव बसते हैं। तो महासागरों की लहरों, प्रवाह, ज्वार भाटा में रही प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जल मार्ग के रूप में उपयोगी है। यानी यदि हमें पृथ्वी मृदावरण से बहुत मूल्यवान वस्तुएं मिलती हैं, तो हमें जल जो भूगर्भ में जल है, उससे भी बहुत मूल्यवान वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। अब जलावरण के बाद है वातावरण। पृथ्वी के चारों ओर आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वातावरण यानी जिस वातावरण में हम रहते हैं, जैसा भी हो, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वातावरण बोलते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। यह अदृश्य होता है। वातावरण में जो भी होता है, भाई हम मिट्टी को देख सकते हैं, जल को भी देख सकते हैं, लेकिन क्या हम हवा को देख सकते हैं? हम हवा को नहीं देख सकते हैं, इसलिए वातावरण अदृश्य होता है। वातावरण में विविध गैस, पानी की वाष्प, धूल के रजकण, क्षारकण और सूक्ष्म जंतु भी मिले होते हैं। वातावरण रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और सुगंध रहित होता है। उसमें ठोस, द्रव और गैस तत्वों का समावेश होता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण में है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। ओजोन गैस यानी ओजोन परत भी ऐसी होती है पृथ्वी पर, जो सूर्य की किरणों से पृथ्वी को बचाती है। यदि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएँ, तो वो पृथ्वी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवंत बनाए रखती है। यानी जो भी ये गैसें होती हैं, वो क्या करती हैं? पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो ये 3 आवरण हुए आपके। चौथा आवरण है आपका जीवावरण। पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण, वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली है, उसे जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण, वातावरण के यानी इन तीनों भागों में, इन तीनों आवरणों में जहाँ तक जीव सृष्टि है, जो भी जीव यहाँ पर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी के जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है और सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। यानी पृथ्वी ही एक ऐसा, वैसे तो 9 ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव है, जिस पर मनुष्य रह सकता है, कोई भी सजीव रह सकता है। ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैविक तथा अजैविक तथा जैविक। अजैविक में क्या है? अजैविक विभाग में मृदावरण, जलावरण, वातावरण का अध्ययन किया जाता है और जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीवों का समावेश होता है। मानव प्रवृत्तियों का आवरण पर प्रभाव। अब ये यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य प्रवृत्तियों पर
इन आवरणों का क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के द्वारा की जाने वाली अनेक प्रवृत्तियों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने रोज़गार के लिए पेड़ों को काटता है, तो उससे वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्योंकि पेड़ों की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो मनुष्य ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। जैसे कि भूमिगत परमाणु परीक्षण, कुआं खुदाई, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और आवश्यकता से अधिक खुदाई से मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। शहरी और गांव की अशुद्धियों से तालाब अशुद्ध हो जाते हैं और उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन, वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। वाहनों से अधिक मात्रा में निकलने वाली दूषित गैसें भी वातावरण को दूषित करती हैं। तो ये जितनी भी मानव प्रवृत्तियां हैं, जो मानव प्रवृत्तियां यानी जो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य हैं, जो कार्य होते हैं, उनका सीधा असर वातावरण पर पड़ता है। या तो वो मृदावरण को नुकसान पहुंचाता है, जलावरण को नुकसान पहुंचाता है, जीवावरण को नुकसान पहुंचाता है, वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। मानव की बहुत सारी प्रवृत्तियां, जो भी ये 4 आवरण हैं, इन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। पेड़ों के काटने से CO2 का प्रमाण बढ़ जाता है, जो वातावरण के लिए हानिकारक होता है। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको समझाया है, ये मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो, यानी फर्स्ट वीडियो तो नहीं, लेकिन हाँ दूसरी तीसरी वीडियो में आपको ये सेंड किया होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इसकी तैयारी करो एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू।